आपने पूछा, जो गारंटी की बात आ रही है, जब इस डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया था, मैं 2007 में गया था, फिर इसके बाद कुछ समय बाद हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए। मैंने कहा कि वी आर ऐसे स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं जहां पर कि बहुत दूर क्षेत्रों में भी कार्य होते हैं ट्रांसफार्मर। अभी 2 साल की गारंटी है, बेहतर होगा कि हमारे स्टेट में 5 साल की गारंटी के ट्रांसफर आए। और आई वॉज द पर्सन जिसने हम लोगों ने मिल करके सब लोगों ने पूरे डिसाइड करवाया डिपार्टमेंट से और डिपार्टमेंट के माध्यम से कि 2 साल नहीं 5 साल के गारंटी के पीरियड के ट्रांसफार्मर लिए जाए। अगर किसी को क्वालिटी खराब लेनी होती तो गारंटी पीरियड 5 साल करता है। ये अपने आप में स्वयं सोचने का प्रश्न है। अगला सुनिए, इस प्रश्न को बार बार उठाया जाता है, चूंकि टेक्निकल मैटर है, लोग समझते नहीं है तो उसको दूसरे तरीके से ट्विस्ट करके बताया जाता है। आपको मैंने बताया कि बोर्ड में मैंने कहा कि इस चीज का पटाक्षेप होना चाहिए और सत्य के साथ पटाक्षेप होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं उसे नोट कर लीजिए आप लोग कि हमारे यहाँ के ट्रांसफार्मर्स की डैमेज रेट सीईए के नॉर्म्स जो हैं, सीईए ट्रांसफार्मर्स के डैमेज रेट डिसाइड करता है कि वो बताता है कि किस स्टेट के या किस ट्रांसमिशन यूटिलिटी के डैमेजेस कितने परसेंट हैं। नॉर्मली ये 2.6% या जो भी है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है, 2.68 या 2. जो भी है, इसे मैं इसको इस तरह से नहीं कहूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। और हमारे यहाँ के ट्रांसफार्मर के डैमेज रेट 0.7% रहे हैं, 0.7%। और मैंने बोर्ड को समझाया था कि पिछले कई सालों के एवरेज को देखा जाए तो हमारे यहाँ के डैमेज रेट 700% बेहतर हैं, यानी डैमेज रेट कम हैं 700%। 7 times we are better if damage rate is only compared। तो ये सब चीजें तथ्य के बगैर रखी जा रही हैं। दोनों पक्ष को बगैर सुनेंगे तभी आपको क्लैरिफिकेशन होगा। और ये बोर्ड में अपने आप में ही पूर्ण हो गई अगर एक बिट पे दे दिया। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के या पिटकुल के, उन स्टैंडर्ड्स को, अच्छा फिर ये कोई व्यक्ति कहीं कोई टेंडर अवॉर्ड नहीं करता, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। टेंडर पड़ता है पहले जो पिटकुल की जो कार्यप्रणाली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां था। टेंडर पड़ता है, टेंडर को 3 विंग के लोग, ए बी सी, 3 विंग के, यानी एक तो सीएनपी का आदमी, एक बता दीजिए, एक इंजीनियरिंग का और एक शायद फाइनेंस का है क्या? हाँ। एक तीन लोग जब टेंडर खुलने लगता है तो तीनों लोग अपने अपने कोड उसमें डालते हैं, तब जाकर के टेंडर ओपन होता है। तो किसी को उसके पहले नहीं मालूम होता है कि किसने बिड डाली है, 3 बिड। अब बिड पर जब वो बिड खुल जाता है तो उसको अपडेट डाउनलोड करने के बाद उसके बंच बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल बिड अलग, टेक्निकल बिड अलग। टेक्निकल बिड को टेक्निकल विंग को भेज दिया जाता है, फाइनेंशियल बिड को फाइनेंशियल विंग के पास भेज दिया जाता है। और इसमें जिस पे आरोप लगाया जा रहा है बार बार, उस आदमी को इवैल्यूएशन में कोई योगदान नहीं होता। इवैल्यूएशन फाइनेंशियल विंग को फाइनेंस विंग करता है, टेक्निकल विंग को इंजीनियरिंग विंग करता है। उनकी रिपोर्ट बनती है और बाकायदे स्पष्ट लिखा रहता है कि मैंने सारे एंगल से, फाइनेंशियल एंगल से इसको चेक कर लिया है। और चेक करने के बाद इंजीनियरिंग विंग भी ऐसे लिखती है कि हमने टेक्निकल एंगल से चेक कर लिया। चेक करने के बाद फिर से वो रिपोर्ट आती है यहाँ पर। ये व्यक्ति कहता है कि ये फाइनेंशियल कंडीशंस को फुलफिल करता है, क्योंकि फाइनेंस विंग ने कहा है। ये इसकी तरफ से जो इंजीनियरिंग विंग है क्लियरेंस आती है, उसको देता है, पूरे लिखता है। लिखने के बाद ये एक सीसीपी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कॉर्पोरेट परचेज कमेटी होती है, सीसीपी या सीपीसी है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी। सीपीसी के पास ऐसे ही रख दिया जाता है। सीपीसी उनके गुण दोष के आधार पर ही बताती है कि इसको खोला जाए या ना खोला जाए। इसमें एक व्यक्ति को टारगेट कैसे कर सकते हो कि इस व्यक्ति ने गड़बड़ कर दिया? बताइए आप। ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि फाइनेंशियल कंडीशंस में अगर कोई कमी है तो फाइनेंस वाला बताएगा, इंजीनियरिंग अगर टेक्निकल मैटर सेट इंजीनियरिंग वाला बताएगा। और इन दोनों ने नहीं निर्धारित किया तो आप बीच में बैठ करके जो प्रोसेस करके आप आगे बढ़ा रहे हैं, जो बीच में जो नोडल बैठा हुआ उसी को सारी चीजें की जा रही हैं। ये चीज अगला बताइए। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा आपने। सर्विस कंडक्ट, हम लोग क्या है, हम 10, 12 साल, 15 साल पहले अगर हमारा बेटे ने बीटेक, ये 2014-15 की बात है। 2014-15 में हम एग्जैक्टली मैं दिखाऊं, मेरे पास है बाई द वे रिकॉर्ड, मैं लेके आया हूँ आज, क्योंकि ये प्रश्न मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे बेटे ने बीटेक किया, ही वाज अ टॉपर।
ही वॉज टॉपर। उसे जॉब मिली, उसने जॉब नहीं ज्वाइन किया। उसने कहा मैं एमबीए करूंगा। लेकिन एमबीए में आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एमबीए करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप किया है या एक्सपीरियंस किया है तो उसमें 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से वो डिग्री करके आया था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसने कहा कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ जिससे मुझे 1 या 2 नंबर का मिलता है, वो वेटेज मिलता है, नॉट ग्रेस, वेटेज मिलता है। तो हमने कहा कर लो बेटा। उसको बाहर भी मिला था, लेकिन वो देहरादून में रह करके एमबीए की प्रिपरेशन करना चाहता था कैट की, इसलिए उसने यहीं ज्वाइन कर लिया। बाय द वे यहीं ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने जो एमडी से, मैनेजिंग डायरेक्टर से अप्रूवल लिया है। सर्विस रूल में लिखा हुआ कि आप विद ड्यू परमिशन या विद ड्यू कंसेंट, वैसे कंसेंट है, आप किसी को इंटर्नशिप में डाल सकते हैं। मैं आपके बेटे को भी डाल सकता हूँ, आपके परिवार को भी डाल सकता हूँ। मैंने अपने एक बेटे को इंटर्नशिप करा दी, वो भी 3 महीने की, जिसका कि उसने इनकम टैक्स में शो किया है। मैं इनकम टैक्स का भी डिटेल लेके आया हूँ। इनकम टैक्स में भी शो किया है, एक्सपीरियंस में भी शो किया है, और उसने जहाँ पर एमबीए किया है वहाँ पर भी उसने शो किया है। 12 साल 15 साल पहले मुझे मालूम था कि एमडी बनूंगा तो इस तरह से लोग जो है, या डायरेक्टर बनूंगा तो इस तरह से आरोप लगाया जाएगा। इंटर्नशिप कर लेना कोई इतना बड़ा क्राइम हो गया। और उसके लिए पेड में कितना पैसा मिला उसके अकाउंट में, 40,000 रुपये के करीब जो है ऑन एन एवरेज बनता था। 40,000 रुपये के हिसाब से उसको मिला। इसको ये बताया जा रहा है कि रिश्वत के तौर पे है। सॉरी, आप आज की डेट में इंटर्नशिप, हाँ, ये 40,000 रुपये 400 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट करके जा रहे हैं। इतने भ्रष्ट हैं कि वो तो अपने ही खाते में वो ले लेते हैं। और मेरे पास आज की डेट में रिकॉर्ड के तौर पे है। सॉरी, अच्छा सर, ये हो कहाँ से रहा है? ये सारी चीजें नहीं, ये हैं, चूंकि बार बार ये उठ रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा समझिए। अर्ध सत्य को किस तरह से परोसा जाता है और फिर हम पब्लिकली को हर एक को नहीं समझा पाते हैं। वी आर सेइंग, इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी तर्जुमा, वी आर सेइंग दैट दिस वाज द ट्रांसफार्मर विच वाज परचेज्ड इज लोएस्ट पॉसिबल डिजाइनेबल लॉस। इस तरीके का डिजाइन कराया गया था ट्रांसफार्मर का, इससे नीचे का डिजाइन संभव ही नहीं है। समझ रहे हैं? शब्दों को बता रहे, इससे नीचे डिजाइन। इसके बावजूद ही इस रिपोर्ट में किसने बनाई है रिपोर्ट, जिसको लहराया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा प्लीज, क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसको लहरा के कहा जा रहा है कि हाई लॉसेस के ट्रांसफार्मर परचेज कर लिए गए, जबकि आप मल्टीनेशनल कंपनी से पता लगा लीजिए, किसी IIT के प्रोफेसर से पता लगा लीजिए, DG CPRI से पता लगा लीजिए कि वेदर दिस वाज डिसाइडेड और नॉट। ये भी तो देखा जाएगा ना, लोएस्ट डिजाइनेबल पॉसिबल लॉसेस ये भी तो परचेज किए गए। सर एक मिनट, ये भी देखा जाएगा कि